So we are doing GST MTP 3 today. Okay. Moral test paper 3, case study 1 of your GST. Question number 1. Supply of package made by Himadri to Natraj is a dash and is taxable under dash. ओके, हमें जीएसटी की परसेंटेज बतानी है और ये बताना है कि जो हिमाद्री ने सप्लाई की है नटराज को वो किस टाइप की सप्लाई है, कॉम्पोजिट है कि मिक्स्ड है. चलो देखते हैं. नटराज एंड हिमाद्री. Himadri started providing a bouquet of GST in the month of April of the current financial year under the regular scheme in the state of Telangana and obtained voluntary registration under GST before starting the business. Fine. In the month of April, she availed the service of the construction of a godown for the business. Okay, हम इसके अंदर ना नटराज को ढूंढते हैं. ये रहा. In April, she supplied 1,000 packages to Natraj traders, each consisting of pen holder, pen and pencil box. At a single price of 150. एक प्राइस में दे दिया, तीनों को इकट्ठे दे दिया 150 रुपए. तो जब क्या होती है सप्लाई वाटर, कॉम्पोजिट सप्लाईज और मिक्स सप्लाईज. कॉम्पोजिट सप्लाईज होती है कि जिनको हम लाते हैं साथ में, मतलब वो साथ में मिलते ही हैं, दे आर कंपोजिट. कि फॉर एग्जांपल चार्जर के साथ, मतलब सॉरी, फोन के साथ चार्जर मिलेगा ही मिलेगा. बेशक अब नहीं मिलता, लेकिन पहले क्या था कि फोन ले रहे हैं तो चार्जर तो मिलेगा नहीं, तो ईयरफोन्स तो मिलेंगे, राइट. तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि अगर और मिक्स सप्लाई के होते हैं उसको हम जानबूझ के साथ मिलाते हैं, लाइक गिफ्ट हैम्पर. गिफ्ट हैम्पर में क्या होता है, हम चिप्स वगैरह, हो सकता है हम सिंगल चिप्स भी ले लें, लेकिन चिप्स को वो वेफर्स भी देते हैं, वो ड्रिंक्स भी देते हैं, चॉकलेट्स भी देते हैं, हर चीज होती है उसमें. वो होगी मिक्स सप्लाई. लेकिन कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है कि जो एक के साथ चीज एक मतलब आती है, साथ में मिलती ही है. ओके, तो वो हो गई हमारी कॉम्पोजिट सप्लाई. अब यहाँ पर क्या है, देखो, पेन होल्डर और पेन और पेंसिल बॉक्स. क्या पेंसिल बॉक्स के साथ पेन आता ही है? पेन के साथ पेंसिल बॉक्स आती ही है, पेन होल्डर के साथ पेन आता ही है? नहीं. तो इसको क्या बना दिया गया है, क्या मिक्स सप्लाई. क्या है, मिक्स सप्लाई. ओके फाइन. नाउ व्हाट रेट कौन सा लगेगा इस पे? रेट होगा दिया, रेट ऑफ द जीएसटी. तो पेन होल्डर, पेन एंड पेंसिल बॉक्स 5, 12 एंड 18%. क्या लगता है कॉम्पोजिट सप्लाई में कौन सा परसेंटेज लगता है कि जो मेन सप्लाई होती है उसका आपका वो लग जाता है जीएसटी. मेन सप्लाई चाहे वो कम हो परसेंटेज या ज्यादा हो. लेकिन मिक्स सप्लाई में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा जीएसटी होता है वो लगता है ना. द मैक्सिमम जीएसटी इज अप्लाई. तो मैक्सिमम जीएसटी इसमें किसका है? 18% वाले का, पेंसिल बॉक्स का है. तो वो 18% इन तीनों पे ही लग जाएगा, इरिस्पेक्टिव की जो 18% है वो खाली पेंसिल बॉक्स का. तो मिक्स सप्लाई 18%, मिक्स सप्लाई 18% बी पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले डेफिनेशन ऑफ मिक्स सप्लाई अंडर सेक्शन 274 क्या होती है? मिक्स सप्लाई. मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई जो होती है वो ऑफ जीएस गुड्स और सर्विसेज मेड टुगेदर, एक साथ लाई जाती है बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस. एक ही प्राइस में, जैसे उसमें लिखा था कि सिंगल प्राइस 150 रुपए ले रहे हैं. Where such supply does not constitute a composite supply, जो सप्लाई composite सप्लाई नहीं होती है. एप्लीकेशन ऑफ द फैक्ट कैसे? पेन होल्डर 5%, पेन जो है 12% और पेंसिल बॉक्स 18% का, वो डिस्टिंक्ट आइटम थे, वो सोल्ड टुगेदर, एक साथ लाई जा रहे, सिंगल प्राइस 150 में. दे नॉट नेचुरली बंडल, वो नेचुरली बंडल नहीं होते हैं इन द ट्रेड एंड कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली, इसलिए उसको हम इंडिपेंडेंटली बेच भी सकते हैं. हेंस क्या है, एक मिक्स सप्लाई है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग मल्टीपल आइटम्स ट्रीटेड एज अ सप्लाई दैट पर्टिकुलर आइटम व्हिच अट्रैक्ट्स हायर रेट ऑफ टैक्स, जिसमें सबसे ज्यादा हाई रेट होता है. तो अमंग 5, 12, 18 कौन सा लग जाएगा हमारा? 18% लग जाएगा पेंसिल बॉक्स वाला. दिस एंटायर पैकेज इज टैक्सेबल अंडर 18% टैक्स. Single price, unnatural bundle, mixed, highest rate, natural bundle, principal supply, composite, principal rate. Okay. Now क्वेश्चन नंबर 2. आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय हिमाद्री को जो भी पेमेंट रिसीव हुई है इन द मंथ ऑफ मे में वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू ढूंढनी है. ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सी सप्लाईज हुई है. उसको पहले तो पेमेंट किस किस की मिली है और फिर उनमें से एग्जेम्प्ट कौन सी है. शी रिसीव्ड द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे. Earned 160,000 by providing services as a business facilitator to YYZ Bank with respect to the accounts in its urban area branch. उसको 160,000 मिले हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर बनी है अर्बन एरिया ब्रांच में, अर्बन में मिली है.
earned 50,000 by providing services by way of renting of residential dwellings by use of boutique to Supriya and unregistered person. Unregistered person को उसने क्या दिया, रेंट किया अपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को 50,000 में. Next, received 70,000 for supply of manpower for cleanliness of the roads, public areas, architect services, etc., not involving any supply of goods to the municipality. उसने 70,000 कमाए हैं कैसे? सप्लाई की थी उसने मैन पावर की, आदमी भेजे थे साफ सफाई कराने के, रोड के, पब्लिक प्लेसेस वगैरह के, जिसके अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, यानी कि खाली 100% सप्लाई ऑफ सर्विस है. जिसमें बता दो इन तीनों में से क्या कौन सा एग्जाम्प्ट है, और फिर बाकी तो सप्लाई है अकॉर्डिंग टू जून डिटेल्स. तो ये ही आएगा. तो इन तीनों में से बता दो एग्जाम्प्ट कौन से. तीनों ही एग्जाम्प्ट है. कौन से दो एग्जाम्प्ट है? ये 3 एग्जाम्प्ट है, ये 1 एग्जाम्प्ट है. बताओ. दिस इज एग्जाम्प्ट. क्या प्रोविजन था इसका? व्हाट वाज द प्रोविजन? 70,000 विल बी योर आंसर. ठीक है. क्यों 70,000? क्या है हमारा प्रोविजन की? क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है. क्यों एग्जेम्प्ट होता है? बिकॉज अगर हम 100% दे रहे हैं यहाँ पे तो, लेकिन वैसे कितना परसेंट अलाउड था? प्योर सर्विसेज दे रहे होते तो हमें अलाउड होता है, एग्जेम्प्ट होता है. अंडर नोटिफिकेशन 12/2017 एंट्री, प्योर सर्विसेज जिसके अंदर गुड्स नहीं इन्वॉल्व होते, अगर हम म्युनिसिपैलिटी को दे रहे हैं फंक्शन अंडर दी आर्टिकल 243W या 243G में, W फॉर वर्क, G फॉर गवर्नमेंट, ऐसे करके याद कर सकते हैं. 243W और G में अगर हम काम कर रहे हैं, प्योर सर्विसेज दे रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट होती है. एग्जेम्प्ट वैल्यू कितनी आ गई? 70,000. अच्छा, ऊपर की तो जो बिजनेस फैसिलिटेटर वाला था वो क्यों नहीं है एग्जेम्प्ट? क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंक फॉर रूरल ब्रांच होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है. तभी मैंने बोला अर्बन में दे रहा है वो. However, the services urban में दी जाती है वो टैक्सेबल होती है, पेबल अंडर आरसीएम बाय द बैंक, और बैंक देता है उसको आरसीएम के थ्रू. एग्जाम्प्ट वैल्यू कितनी हो गई? 0. और रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल dwelling, लेकिन किसके लिए दे रहे हो? बुटीक के लिए दे रहे हो आप. Exemption under entry 12 applies only when a residential dwelling is rented for a use of residence. बुटीक के लिए नहीं. रेंटिंग रेजिडेंशियल dwelling कॉमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो, टैक्सेबल होता है. तो इसलिए आपकी टैक्सेबल वैल्यू सॉरी टोटल वैल्यू ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी आ गई? 70,000. ओके. Now question number 3. Compute the value of supply under section 15 of the CGST Act 2017 made by Madri in the month of June. अब जून की हमें क्या बतानी है? वैल्यू ऑफ सप्लाई VOS निकालना है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग. ठीक है. चलो 13 जून का इनवर्ट सप्लाईज. एक सेकेंड, इनवर्ट क्या पूछा उसने आंसर? Compute the value of supply under section 15 made by the Madri. Okay. Okay. Himadri made supply of taxable product A during the June. उसने की है सप्लाई टैक्सेबल प्रोडक्ट ए की जून के अंदर. डिटेल्स क्या दे रखे? देखो, बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टीसीएस. टीसीएस से पहले जो बेसिक प्राइस है प्रोडक्ट का, इनकम टैक्स के अंदर वो है 45,000. उसके बाद टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पर टैक्स कलेक्ट किया है. फिर शी रिसीव्ड सब्सिडी 55,000 की कितनी है? फ्रॉम हैबिटेट फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट से मिला है. यूजेज ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड सब्सिडी वाज लिंक्ड टू द यूनिट्स, लिंक थी यूनिट से ग्रीन की एंड नॉट द अफोर्डसेड प्रोडक्ट. ग्रीन एनर्जी से लिंक थी और वो अफोर्डसेड प्रोडक्ट से भी लिंक नहीं थी, और प्लस वो प्राइवेट से मिला है. और ये टीसीएस के बारे में देगा. बेसिक प्राइस है 45,000. अब आपको बताना है कि जून में क्या उसकी सप्लाई होगी, कितने रुपए की होगी? ओनली 45,000. वाई? बिकॉज टीसीएस नहीं इंक्लूड होता और 55,000 प्राइवेट से मिला है और वो भी लिंक्ड भी नहीं है. बेसिक प्राइस प्रोडक्ट का है 45,000. टैक्स कलेक्टेड सोर्स अंडर इनकम टैक्स से 2500 का. सीबीआईसी के अकॉर्डिंग क्या है? जीएसटी एंड एक्सप्लेनेशन टू रूल 33. टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स इज इंटरिम लेवी होता है और वो टैक्स लेवी जो है वो सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता है. आईटीटीसीएस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी वैल्यू. जीएसटी वैल्यू में वो इंक्लूड नहीं करते, हम उसका एड ऑन नहीं करते.
ठीक है। एज पर सीबीएसई सर्कुलर क्या है जीएसटी एक्सप्लेनेशन, टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो एक इंटरिम लेवी है एंड नॉट अ टैक्स लेवी ऑन सप्लाई, और इसलिए वो एक्सक्लूड होता है जीएसटी वैल्यू से। और ग्रीन एनर्जी को क्या था, ये नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी थी, डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द गुड्स आर इंक्लूडेड। However, ये जो सब्सिडी थी लिंक किसकी थी, ग्रीन एनर्जी यूनिट के, नॉट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्या बात है, मान लो गवर्नमेंट की होती, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे तो हम अलाउ कर देते हैं, मतलब माइनस करने देते हैं कि हाँ भाई सब्सिडी रिसीव हुई, सब्सिडी ऑब्वियसली कॉस्ट में से माइनस होगी सब्सिडी हमारी। लेकिन अगर प्राइवेट होती है ना तो हम ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए था, क्यों नहीं किया ऐड ऑन, क्योंकि वो प्राइस उससे लिंक नहीं था, क्या बोलते हैं आपके प्रोडक्ट से लिंक नहीं था। ठीक है। गवर्नमेंट वाली होती है तो हम क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। प्राइवेट वाली थी इसलिए ऐड ऑन नहीं की, ऊपर से सॉरी प्राइवेट वाली थी तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन लिंक्ड नहीं थी इसलिए हमने नहीं कर। और गवर्नमेंट वाली होती तो माइनस करते हैं, अगर ऐड हुआ होता तो प्राइस अगर टोटल अगर वो नेट दे रखा होता, गवर्नमेंट का नेट दे रखा होता तो हम उसको ऐड ऑन करते हैं, अगर ग्रॉस दे रखा फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब उसमें से अभी माइनस नहीं हुआ है। गवर्नमेंट वाली सब्सिडी मिलती है तो उसको हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस में से, अगर नेट हो रखे तो फिर तो बात ही अलग है। ग्रॉस जो हमारी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45,000 है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी हमारी 5,000 है तो हम उसको माइनस करेंगे 5,000, हमारी कॉस्ट है कि 40,000। अगर प्राइवेट होती और वो ग्रॉस में आता, अगर प्राइवेट होती और ग्रॉस में आता तो हमारा क्या होता, नो चेंज, क्योंकि ग्रॉस है। लेकिन अगर नेट होती है तो हम ऐड ऑन कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो माइनस नहीं होनी थी इसलिए हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐड बैक क्यों नहीं किया, क्योंकि वो प्राइस से ही लिंक नहीं थी, प्राइस से लिंक ही नहीं थी। जब उस प्रोडक्ट की नहीं है तो हम क्यों ऐड बैक करेंगे, हम तो उसका उतना ही कॉस्ट लेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय हिमाद्री इन जुलाई। तो हम इसकी इनवर्ड सप्लाई देखनी पड़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आईटीसी देखते हैं कितना क्लेम कर सकती है ये। देखो, हिमाद्री प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग जुलाई। परचेज्ड बसेस सीटिंग कैपेसिटी है 24, ट्रांसपोर्ट के लिए एम्प्लॉइज के फॉर द रेसिडेंस टू द ऑफिस एंड बैक, डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन द जीएसटी कंपोनेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। डेप्रिसिएशन क्लेम कर रही है, 13 से ज्यादा है। परचेज अ ट्रक हैविंग जीएसटी कंपोनेंट 1.5 लाख का फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स के लिए कर रही है यूज ट्रक को, 1.5 लाख का, नो डेप्रिसिएशन क्लेम, इसमें डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं है। थर्ड है अवेल आउटडोर केटरिंग सर्विसेज मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू हर रिस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए केटरिंग सर्विसेज है फॉर मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज, मार्केटिंग इवेंट है, क्या उसका खुद का है, खुद का बिजनेस है केटरिंग का, नहीं, क्या आईडी से अवेलेबल होगा, नहीं। ठीक है। तो खाली क्या आ जाएगा इसका, क्या ये परचेज बसेस वाला होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वाई नॉट, इस वजह से इसका होगा, हाँ होगा, ना डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो और वो बिजनेस के लिए काम आ रही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो 1.5 लाख हम क्या कर देंगे, आईटीसी यू कैन क्लेम इट। ठीक है। देखो, buses seating capacity 24% for the employee transport, motor vehicles the transport of person with the seating capacity 13 से ज्यादा, not block नहीं होता है, आप अलाउ कर सकते हो। लेकिन हिमाद्री क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट, लेकिन उसने जीएसटी कंपोनेंट पे क्या क्लेम कर लिया, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अंडर इनकम टैक्स है। तो इसलिए 16(3) के अकॉर्डिंग अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं टैक्स कंपोनेंट तो वो ब्लॉक हो जाता है, डिसअलाउड हो जाता है, एलिजिबल आईटीसी 0। ट्रक गुड्स के लिए जीएसटी 1.5 लाख। अब देखो यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक की रेट, डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं किया गया, आईटीसी में मिल जाएगी 1.5 लाख की। ब्लॉक नहीं हुआ होगा मतलब ये बोल रही। ठीक है। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज में ब्लॉक क्यों है, क्योंकि आईटीसी ब्लॉक हो रखा है स्पेसिफिकली क्योंकि उसका खुद का काम नहीं है, अब वो दे रहे हैं वो,
तो ये अलाउड नहीं होता। आउटडोर केटरिंग सर्विस स्पेशली ब्लॉक करा रखा है, जैसे 1.5 लाख रुपीज आपका आईटीसी क्लेम कर लोगे, हिमाद्री जो है वो क्लेम कर लोगे। इवन अगर मोटर व्हीकल जो 13 से ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, डबल बेनिफिट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लो, उसके फिर आप जीएसटी भी लोगे, आईटीसी भी लोगे, ये क्या बात हुई। ओके, now question number 5. In respect of services availed by Himadri in April, which of the following is the correct statement? Go down construction. Okay, जो उसने ऊपर लिया था फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था, देखो। In month of April, she availed the services of construction of godown. उसने क्या सर्विसेज ली थी? कंस्ट्रक्ट करवाया था गोडाउन को फॉर द बिजनेस फ्रॉम हर ब्रदर इन लॉ हु वाज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम, जो उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। She also made professional consultancy services in April for her business from her son. अपने सन से, अपने बेटे से जो उसने क्या ली थी? बिजनेस प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ली थी। Who is well settled CA in Telangana. Himadri did not pay any consideration for both these services as both of them were relative family members respectively. तो बता दो। सबसे पहले तो रिलेटिव तो वैसे हुए उसके, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग, जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग रिलेटिव दोनों हुए, एक हुआ एक भी नहीं हुआ। जो उसका ब्रदर इन लॉ है वो इसका रिलेटिव नहीं माना जाएगा। कौन रिलेटिव माना जाएगा? खाली बेटा माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, दोनों से ही फ्री ऑफ सर्विस लिया उसने बोलते इनमें से कौन सा करेक्ट है। गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर ब्रदर इन लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। उसको क्या हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे? जो उसने कंस्ट्रक्शन करवाई थी सर्विस गोडाउन की। प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम अ सन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, उसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। नीदर ऑफ द टू सर्विसेज अवेल्ड एज डीम्ड सप्लाई, या बोथ जो है वो उनको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। किसको डीम्ड सप्लाई मानते हैं? जो रिलेटिव देता है, बिजनेस के लिए देता है कि ऐसी देता है, और फ्री कंसीडरेशन के लिए देता है, उसको हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर लीगल प्रोविजन क्या कहते हैं? शेड्यूल 1 ऑफ पैरा 2 क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, वही रिलेटेड या रिलेटेड पर्सन या फैमिली मेंबर है, व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करते हैं, इवन विदाउट कंसीडरेशन, चाहे कंसीडरेशन हो या नहीं हो, उसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे। डेफिनेशन ऑफ द फैमिली क्या है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, आपके पति पत्नी या बच्चे, ऑलवेज फैमिली मेंबर्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ओनली इफ होली और मेनली डिपेंडेंट हो। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर इन लॉ इंक्लूड ही नहीं होता आपकी फैमिली की डेफिनेशन में, हैंस द सर्विस फ्रॉम द ब्रदर इन लॉ इज नॉट अ सन सर्विस। क्या हो गया? वो रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या सेटल हो गया है, फ्री कंसल्टेंसी दी है और बिजनेस के लिए दी है, तो डीम्ड सप्लाई हो गया अंडर शेड्यूल 1 पैरा 2। ओके ओके, ब्रदर इन लॉ फैमिली नहीं है, फैमिली इज अ फैमिली बिकॉज इज डिपेंडेंट, ऐसा नहीं होता। ब्रदर की बात हुई है, ब्रदर इन लॉ की बात नहीं हुई है, और चिल्ड्रन तो हमेशा फैमिली मेंबर होते ही है, चाहे वेल सेटल्ड ही क्यों ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय हिमाद्री इन मंथ में, the value of supply on which tax payable by the recipient under RCM. ओके, RCM में बताना है आपको रिसिपिएंट को कब देना पड़ेगा। आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड बाय हिमाद्री, जो भी उसको पेमेंट मिली है हिमाद्री को इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू सप्लाई ऑन विच टैक्स पेएबल बाय द रिसिपिएंट। बताओ, रिसिपिएंट को पेमेंट कब करनी पड़ेगी? मे में। कितने की करनी पड़ेगी एक्चुअली? बात ये, चल में जाते हैं। अप्रैल अप्रैल में earned 160,000 by providing services as a business facilitator XYZ bank with respect to the accounts in urban branch area.
यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि बैंक को देना पड़ेगा जीएसटी, आरसीएम में बोला था, पहले ही बता दिया था मैंने आपको। इसमें होएगा, इसमें नहीं, ठीक है, खाली 160,000 है। ठीक है, देखो, business facilitator services provided by the business facilitator to banking company in respect of the urban branches are taxable. RCMP by the receiving banking company. Renting of residential dwelling boutique क्या RCM और renting of residential dwelling applies when rented to a registered person. जब registered person को दे रहे हो तब होगा, अगर वो unregistered है भाई वो क्या ही देगा GST। तो इधर सुप्रिया जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है इसलिए फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर सुप्रिया रजिस्टर्ड होती तो वो देती है, ठीक है, और मैन पावर म्यूनिसिपैलिटी हो तो एग्जेम्प्ट है ही, अभी हमने बोला जो सप्लाई एग्जेम्प्ट ही है, उसमें क्या जीएसटी देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंड अलोन एमसीक्यू है। सुविधा एंटरप्राइज इशूड इनवॉइसेस, ठीक है, जो सुविधा है वो आपको क्या इशू कर रही है, इनवॉइस कर रही है पर्टेनिंग टू 2 इंडिपेंडेंट आउटवर्ड सप्लाईज। Where is one invoice value of the supply was understated by 75,000। यहाँ पे 75,000 क्या हो रखे, अंडरस्टेट हो रखे, यानी कि क्या, यानी कि क्या, अगर फर्म को और पैसे चाहिए, यानी कि 75,000 और चाहिए अगर अंडरस्टेट हो रखे हैं तो, और 45,000 ओवरस्टेट हो रखे हैं। 45,000 ओवरस्टेट हो रखे हैं यानी क्या, यानी 45,000 उसको पैसे देने हैं। अब यानी कि अगर हमें चाहिए होते हैं जब पैसे, तो हम डेबिट नोट निकालते हैं क्रेडिट नोट निकालते हैं, बताओ बताओ, डेबिट नोट 75,000 के लिए, क्रेडिट नोट 75,000 के लिए, और डेबिट नोट 45 के लिए, क्रेडिट नोट 45 के लिए, बताइए। अगर हमें पैसे चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पैसे देने हैं तो हम क्या करेंगे, 45,000 था ना, ये हो रखे हैं 75,000 अंडर स्टेट और ये हो रखा है ओवर स्टेट। अगर हमें चाहिए होते हैं तो हम डेबिट नोट इशू करते हैं, अगर हमें लेने होते देने होते हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू करते, ठीक है, यानी 1 और 4, कौन सा ऑप्शन है, सी। देखो, अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस 75,000 व्हेन टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ जो हमारा टैक्स चार्ज हुआ इनवॉइस में वो कम होता है एक्चुअल वैल्यू और टैक्स, तो सप्लायर को इशू करना चाहिए डेबिट नोट टू इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर सके। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। अच्छा, मैं तो आपको याद कराऊंगी, चलो डेबिट नोट को एक बार रुको, और ओवरस्टेट करते तो क्रेडिट नोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारा फर्म है या मान लेते हम कंपनी, ठीक है, और वो हम दे रहे हैं रिसिपिएंट को। मान लो मैंने 10 रुपए चार्ज किए लेकिन एक्चुअली में 20 थे, एक्चुअली में 20 थे, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडर स्टेट हो रहा है, क्या हो रहा है, अंडर स्टेट हो रहा है, लाइक यहाँ पे 75,000 अंडर स्टेट हो रहा था, अंडर स्टेट हो रहा है, यानी कंपनी को यहाँ पे क्या इशू करना चाहिए, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों, कि ले डेबिट नोट ले ले, रिसिपिएंट को देगा, क्या देगा, डेबिट नोट देगा, उसके पास डेबिट नोट आया, यानी वो क्या कह रहा है उसको कि अपने पैसे कम कर, रिसिपिएंट को कह रहे हैं डेबिट कर पैसे, अपने खाते में से डेबिट कर और मुझे दे। कैपिटल कम होते तो डेबिट करते हैं ना, तो इसको डेबिट नोट पकड़ाएगा रिसिपिएंट को, क्यों, क्योंकि पैसे कम कर और मुझे दे, ताकि इसके 10 रुपए और बढ़े। अब यहीं पे अगर कंपनी, और यहाँ पे कहते हैं रिसिपिएंट, ठीक है, अगर कंपनी बोलिए 20 रुपए चार्ज कर रही है लेकिन असली में वो 10 रुपए का था, अब यहाँ पे 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, यानी कि इसको क्या देगी, क्रेडिट नोट देगी, ले ले क्रेडिट नोट ले ले, देखो क्रेडिट मिलेगा,
देखो क्रेडिट मिलेगा 10 रुपये को, क्योंकि मैंने जैसे ज़्यादा चार्ज किया तो 10 रुपये दे देगी वापस। कैसे? क्रेडिट नोट देगी, क्योंकि इसको 10 रुपये रिसिपिएंट को मिलने वाले हैं, और रिसिपिएंट के जाते तो उसको डेबिट कर देती। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लो। नाउ अंडर स्टेटमेंट डेबिट नोट, एड टैक्स, ओवर स्टेटमेंट क्रेडिट नोट, रिड्यूस टैक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 marker, last question, last MCQ. रिया एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड सिंस 1 अप्रैल। ठीक है, जो रिया एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, रिटेल ट्रेड इज एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड सिंस 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से ही है। फर्म बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, तो जो फर्म है वो लाइबल कब हो रही है? 1 अक्टूबर को। अब हाउएवर इट अप्लाइड रजिस्ट्रेशन ऑन 10 अक्टूबर। अब लाइबल कब थी? 1 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन उसने कब रजिस्टर करवाया? 10 अक्टूबर को करवाया। और उसको कब सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया? 5 नवंबर को। एंड द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिया कंपनी। इफेक्टिव डेट कब होती है? जब अगर वो लाइबल हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लिया। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लिया तो उसकी इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन होती है जब वो लाइबल होता है तब। अब इसको देखो, यहाँ पर इसका लाइबल था ये 1 अक्टूबर को। इसका 30 दिन कब होगा? इसका 30 दिन कब होगा? अक्टूबर में 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और इसने कि 31 अक्टूबर से पहले इसको रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। हाँ, कर दिया, यानी कि अब डेट क्या होगी हमारी? इफेक्टिव 1 अक्टूबर, क्योंकि इसने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया फ्रॉम व्हेन ही वाज liable. Where the applicant submits an application for the registration within 30 days from the date on which he becomes liable. 30 दिन के अंदर कर देता है तो इफेक्टिव डेट क्या होती है हमारी? कि डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टू द रजिस्ट्रेशन। द लाइबल डेट क्या होगी? 1 अक्टूबर। एप्लीकेशन डेट क्या थी? 10 अक्टूबर। विद इन 30 डेज ग्रांट डेट क्या थी? 5 नवंबर। तो देयरफॉर इफेक्टिव डेट कब हो गई हमारी? 1 अक्टूबर हो गई। ठीक है, नाउ सिलेक्टिंग डेट ऑन द 5 नवंबर मत ले लेना, 10 अक्टूबर मत ले लेना, इट्स योर 1 October. Applied within 30 days, effective date from liable date after 30 days, effective from grant date. Okay, now your division. कंपोजिट वर्सेस मिक्स क्या है? कंपोजिट नेचुरली बंडल्ड होते हैं, प्रिंसिपल रेट लगता है, जो मेन वाली सप्लाई होती है वो लगती है। और मिक्स में क्या होता है? मिक्स में अननेचुरली होता है बंडल, और सिंगल प्राइस लगता है, जो हाईएस्ट रेट होती है उस पे लगता है मिक्स प्राइस में। राइट, डोंट कंफ्यूज पैकेज डील विद कंपोजिट अनलेस नेचुरली बंडल्ड इन ट्रेड। वैल्यूएशन एंड आईटीटीसीएस क्या होता है? वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 15 में क्या होता है? एग्रीमेंट प्राइस जो है वो लगता है, प्लस टैक्सेस लगते हैं, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि ऑब्वियसली हम जीएसटी का बढ़ते हैं, एक्सक्लूडिंग जीएसटी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, और नॉन गवर्नमेंट प्राइसेस ऐड होते हैं प्राइवेट वाली। अगर वो लिंक्ड सब्सिडी है, वही अभी चाहते हैं, लिंक्ड सब्सिडी है और प्राइवेट है तो ही वो ऐड होएगा, नहीं तो हमें सब्सिडी मिल जाती है। इनकम टैक्स सीसीएस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीएसटी वैल्यू सर्कुलर डेटेड 10। ठीक है, उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड आईटीसी अंडर सेक्शन 16(3). इफ डेप्रिसिएशन क्लेम हो गया है जीएसटी कंपोनेंट पे तो हमारा आईटीसी निल होता है, लेकिन अगर नहीं डेप्रिसिएशन किया तो हमें आईटीसी मिल जाएगा जहाँ पे बिल होगा। Check if the depreciation was claimed on GST component in question facts. Okay, now schedule 1 फैमिली टेस्ट क्या होता है? स्पाउस प्लस चिल्ड्रन ऑलवेज फैमिली होती है हमारी, चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो। पेरेंट्स और सिबलिंग्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं ओनली डिपेंडेंट है, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कभी फैमिली मेंबर्स नहीं होते जीएसटी के अंदर। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? अप्लाइड अगर 30 दिन के अंदर करते डेट ऑफ लाइबिलिटी होगी जब भी हुए, और अगर अप्लाइड आफ्टर 30 डेज, अगर हमने एप्लीकेशन जो है वो 30 डेज के बाद डाली है तो हमारी जब हमारे सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ हम तब से मानेंगे कि इफेक्टिव डेट हो गया हमारा। Count 30 days strictly from the date threshold closed. Okay, now descriptive part. Question number 1, a compulsory question of 10 marks. जीएसटी कैलकुलेट करना है और फिर हम उसका आईटीसी वगैरह भी देखते निकालना क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, चलो लेट्स रीड। मेसर्स एबीसी कंपनी हैज आल्सो प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सर्विसेज। ये दे रखी है हमारे। उसके बाद क्या बोला उसने? लैंडलॉर्ड डिड नॉट। ओके, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। इन कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में गड़बड़ ना हो इसलिए इन कैश देखना पड़ता है हमें। इन कैश लिख रखा है, नहीं लिख रखा तो अलग तरीके से होता है, इन कैश लिख रखा तो अलग तरीके से होता है। मैं मेसर्स एबीसी कंपनी बस प्रेजेंटेशन की बात है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है? 9 और 18% दे रखे हैं, एज्यूमिंग दैट ऑल द रिमेनिंग कंडीशंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आर फुलफिल्ड। ठीक है,
ओके नाउ क्या है, एक नोट भी दे रखा है, लैंडलॉर्ड डिड नॉट अपलोड जीएसटी 1, लैंडलॉर्ड ने जीएसटी 1 नहीं भरा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम रिजल्टिंग इन द जीएसटी अमाउंट नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड जीएसटी टू बी। ओके, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने जीएसटी 1 नहीं भरा था, टू बी में हमारा शो नहीं हो रहा। अगर टू बी में शो नहीं होता हमें आईटीसी मिल जाता है क्या? देखते हैं। Other suppliers have duly uploaded their GST1 within the prescribed time and GST amount is reflected in GST2B of the Messrs ABC and Company। बाकी सब में अदर सप्लाईज में है कि अपलोड भी कर दिया है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, दिखा भी रहे GST2B में। फाइन, ये हमारे पास 4 चीजें दे रखी है जो उसने एक्सपेंसेस करे इंकर्ड मंथ अप्रैल में, और क्या है, सीए फर्म है एज ऑफिस इन बेंगलुरु, इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। देख लो कर्नाटका में है, मंथ ऑफ अप्रैल की है, सप्लाइड स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज टू ध्रुव मैन्युफैक्चर ऑफ द कर्नाटका फॉर 1,20,000, 1,20,000 के लिए उसने वो किया ऑडिट सर्विसेज करिए। 1,20,000 इज टैक्सेबल और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टैक्सेबल। इंट्रा स्टेट हुई है, इंटर स्टेट हुई है, स्टेट ऑफ कर्नाटका में ही है, अगर नहीं दे रखा तो हम वही मानते हैं। और उसने 1,60,000 लिए आईटीआर फाइलिंग के। आईटीआर फाइलिंग के टैक्सेबल है नहीं? टैक्सेबल, टैक्सेबल होते हैं ये भी। एक साथ भी आईटीआर फाइलिंग की भी सर्विसेज टैक्सेबल होगी। लोकेशन देखो दे ही रखिए कर्नाटका में इन द सेट मंथ। रिसीव 180 फ्रॉम द इंटरनल ऑडिट सर्विस। इंटरनल ऑडिट सर्विस इज टैक्सेबल और नॉट? बताओ, टैक्सेबल होता है बाबू ये भी, ठीक है। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज आर आल्सो टैक्सेबल। ये सारी ऑडिट की सर्विसेज, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो, आईटीआर फाइलिंग ऑलवेज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ये कहाँ प्रोवाइड हो रखी है? ये हो रखी है मुंबई में। कहाँ का है? बैंगलोर का है। क्या हो गई? इंटर स्टेट हो गई। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, लोकेटेड विद कर्नाटका, इसलिए आपको स्टेट्स और उसकी वो सब पता होनी चाहिए, अंदर की सिटीज। कर्नाटका, बेंगलुरु एंड कर्नाटका सेम है, ठीक है। ओके, नाउ मुंबई महाराष्ट्र, ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ द जीएसटी। एबीसी कंपनी ना, ओके। तो यानी कि 1,20, 1,60 और क्या था हमारा, एक और चीज थी ना, 1,20, 1,60 और 1,80, दी 3 आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। दो हमारी इंटर का, सॉरी, दो हमारी इंट्रा है और एक इंटर है, राइट। 1,20, 1,60 एंड 1,80। देखो सोल्यूशन, इंट्रा स्टेट स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज टू थ्रू मैन्युफैक्चर कर्नाटका, क्या हुई हमारी? इंट्रा हुई। वैल्यू सप्लाई 1,20, 10,800, 10,800 और 1,60 हमारी 14,400, 14,400। अब इंटर स्टेट हुई है, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, तो वो कहाँ आएंगे? हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई माना जाएगा। 32,400 आईजीएसटी। तो टोटल आउटपुट हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई? 4,200, सॉरी 25,200, 25,200 एंड 32,400। नाउ उसके एक्सपेंसेस दे रखे हैं कि उसने क्या क्या वो किया, इनवर्ट सप्लाई ली है। मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब लोकेटेड इन बेंगलुरु पेड फॉर अ सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म। फर्म के सीनियर पार्टनर के लिए उसने बेंगलोर में एक मेंबरशिप फी लिया। क्या ये आईटीसी यहाँ पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं था। आईटीसी और मेंबरशिप ऑफ क्लब इज ब्लॉक्ड except when such services are provided an employer to its employee under a statutory obligation। ठीक है, यहाँ पे statutory obligation थी कोई? नहीं थी, तो इसलिए आईटीसी यहाँ पे हम क्लेम नहीं कर सकते। ऑफिस रेंट के बारे में बात हो रही है, टू अ लैंडलॉर्ड इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये हमारी इंटर ही आ गई है, सॉरी इंट्रा ही आ गया है। ऑफिस लोकेटेड इन कर्नाटका, रेंट पे कर दिया है। पर यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने क्या कर दिया गलती? सप्लायर डिड नॉट अपलोड द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस इन हिज जीएसटी 1, और उसकी वजह से हमारी डिटेल्स शो नहीं है जीएसटी 2 में, और हमारी शो नहीं हो रही। इसका मतलब ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कुछ सप्लाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, इनवर्ट सप्लाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल फी पेड टू मिस्टर जमुना प्रसाद प्रैक्टिसिंग सीए फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड। प्रोफेशनल सर्विसेज ली हमने, किससे ली है? सीए से। टीडीएस ऑफ 20,000 इज डिडक्टेड अंडर 194। टीडीएस कट चुका है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो क्या करें फिर? 18,000 का जीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, प्रोफेशनल फीस है। क्या इस पे हमें आईटीसी क्लेम करना, मतलब कर सकते हैं हम? यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते?
हमने प्रोफेशनल फी दी है ना, प्रोफेशनल फी दी है, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए दी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दी है, कोर्स ऑफ बिजनेस में दी है, तो इट इज अलाउड। एयर कंडीशन परचेज फॉर ऑफिस पर्पस के लिए तो फिर अलाउ कर लो यार। आईटीसी ऑन द गुड्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज अलाउड। 3000 विल आल्सो अलाउड, तो ये दोनों अलाउ हो जाएंगी, ये दोनों नहीं होंगी। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी आ गई? 21,000। देखो, मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब पेड फॉर सीनियर पार्टनर नील क्यों? क्योंकि ब्लॉक्ड क्रेडिट है। आईटीसी ऑन क्लब मेंबरशिप स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड अनलेस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ऑब्लिगेशन रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड नॉट रिफ्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि जीएसटी टू में रिफ्लेक्ट नहीं होता, नील इलिजिबल। ITC cannot be availed unless invoice details are communicated in GSTR 2B since landlord failed to upload GSTR 1, तो इसलिए credit driver disallow हो जाएगा। प्रोफेशनल फीस पेड टू जमुना प्रसाद क्या है? 18,000 का, एलिजिबल अंडर सेक्शन 16। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ली है, इनकम टैक्स टीडीएस अंडर सेक्शन 194 डज नॉट इम्पैक्ट जीएसटी आईटीसी एलिजिबिलिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्टेड द GSTR 2B। और 3,000 किस चीज के थे? एयर कंडीशनर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस एलिजिबल है, कैपिटल गुड जो कोर्स या फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए है, तो हम उसको अलाउ कर देंगे। थोड़ी जीएसटी कितनी आ गई? 21,000 राइट। और ये सीजीएसटी है और ये एसजीएसटी है। आईटीसी फॉर आईजीएसटी इज नील। नाउ वी विल कंप्यूट व्हाट वी विल कंप्यूट इज नेट जीएसटी पेएबल। ठीक है, सबसे पहले हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी? 25,200, 25,200, 32,400 यही थी। यस, और ये हमारी कितनी है? 21 है सीजीएसटी और एसजीएसटी की, तो 21 इसकी और 21 इसकी, तो अब यानी कि आईजीएसटी हमें कितना देना है? आईजीएसटी सॉरी 21 इसकी 21 इसकी, तो 4200 4200 और ये 32,400 राइट। अब इसको हम टोटल करेंगे कितना? 82,800 आ रहा है। इसको हम टोटल करेंगे 21,000 माइनस, इसको हम करेंगे 21,000 माइनस, यानी कि टोटल हमें कितना देना है? टोटल कैश 40,800। As per section 49 rule 88A, CGST credit cannot be cross utilized against SGST, और SGST वाला CGST के लिए यूज नहीं हो सकता। 21,000 जो है CGST के लिए यूज हो और SGST वाला SGST के लिए यूज किया। IGST liability is fully paid in cash as no IGST credit is available। हम उसका पूरा का पूरा कैश में दे देंगे क्योंकि उसके लिए कोई भी आईटीसी क्रेडिट नहीं था हमारे पास। हाँ, क्रेडिट नहीं था। मिस्टेक 1 क्या कर सकते हैं? क्लेमिंग आईटीसी ऑन द लैंडलॉर्ड रेंट बेटा, जब अगर जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, हमारी सप्लाई ही नहीं हुई। अंडर दिस मैंडेटरी कंडीशन 0% प्रोविजनल क्रेडिट इज अलाउड। और मिस्टेक 2 के अटेम्प्टिंग टू सेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी तो मत ही करना है, तो ऑब्वियसली यार 11th क्लास में भी पढ़ाते हैं। अब तो 11th क्लास के हिसाब से फिर मतलब स्टैंडर्ड बहुत गिर जाओगे अगर सीजीएसटी एसजीएसटी में आप सेट ऑफ कर दोगे तो नहीं होता है। मिस्टेक 3 डिडक्टिंग इनकम टैक्स टीडीएस ऑफ 20,000 फ्रॉम जीएसटी कैलकुलेशन। तो टीडीएस इनकम टैक्स वाले का और जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, उसको दूर रखो प्लीज। नाउ 1B 5 मार्क का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये। गुरु एंटरप्राइज ले लिया रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मेड टैक्सेबल सप्लाई टू वाई लिमिटेड। ठीक है, जी मान लेते हैं इसको, जी ने जो है वाई को टैक्सेबल सप्लाई दी है, प्राइस 10 लाख का एक्सक्लूडिंग एनी टैक्स और डिस्काउंट। हमें लास्ट में देखते हुए उसने पूछा कि एप्लीकेबल टैक्स रेट दे रखा है सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, आईजीएसटी 12%, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वीओटी या वीओएस के वैल्यू सप्लाई ढूंढना है हमें एज एप्लीकेबल टैक्स लायबिलिटी फॉर द अबव। ओके, हमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ढूंढनी एज वेल एज एप्लीकेबल टैक्स लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? 12%, 6%, 6%, 12%, जो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी उसको 6% ही तो कर देना है। हाँ, कर देना है, पर आप भूल जाओगे, आप करोगे नहीं, 1-2 नंबर ऐसे ही कट जाएगा, 5 नंबर में से 3 नंबर लाने हैं आपको खाली। क्योंकि हमेशा जनरली क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई देके छोड़ देते हैं, और बेशक रेट दे रखा हो ये पूछता ही नहीं है। इसमें पूछ रखा है, बच्चा ध्यान नहीं देगा, खाली वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लगा के छोड़ देगा। सीजीएसटी एसजीएसटी निकालोगे तो पूछ रखा है, तो कि ये भी बताना है टैक्सेबल रेट, इसलिए। ठीक है, अब देखो 10 लाख है, तो 10 लाख तो पहले क्या होगी हमारी प्राइस ऑफ द गुड, then it is received a price linked subsidiary subsidiary नहीं subsidy 1,10,000 की from Jiva Enterprise Private Limited। प्राइवेट लिमिटेड है, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है और डायरेक्टली लिंक कर रखा है। क्या इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, प्लस होएगा माइनस होएगा? बताओ।
प्राइस ऑफ 10 लाख इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ सब्सिडी अमाउंट। सब्सिडी अमाउंट के कंसीडर करने के बाद है, कंसीडर करने के बाद यानी ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है। 10 लाख मान लो 10 कितना होगा, ये कितनी हमारी सब्सिडी थी, यानी 11,10,000 होगी। उसके अंदर से हमने 1,10,000 माइनस कर रखा है, उसके बाद 10 लाख आया है। नाउ बताओ ऐड मतलब इसको रहने देंगे एज इट इज, या फिर इसमें से क्या होएगा, ऑब्वियसली ऐड ही होएगा, माइनस हो रखा है तो ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे या ऐड करेंगे, बताइए। प्राइवेट है, प्राइवेट और लिंक्ड है, जब लिंक्ड होती है और प्राइवेट होती है तो वो इंक्लूडेबल होती है ना, प्राइवेट है तो इंक्लूडेबल है, ठीक है। ऐड करेंगे सब्सिडी को वापस 1,10,000 को, देन 10 लाख प्लस 1,10,000, देन हमारा है गुरु एंटरप्राइज अरेंज पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन करी उसने डिलीवरी के बाद 10,000 की, पोस्ट डिलीवरी करी है, पोस्ट डिलीवरी सप्लायर ने करी है। क्या इंक्लूड होगी, anything done by supplier in respect of the supply of goods after the delivery, after the delivery अगर डिलीवरी के बाद करते हो is not includable in the value, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, याद कर लो, इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद कर लो, मतलब समझ लो, it will not be included in the VOS, नहीं होता है, डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद सप्लायर को चैन नहीं है इंस्पेक्शन करने के लिए लेके आए, वो नहीं इंक्लूड होगा, हम नहीं दे रहे पैसे, वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव सप्लाई गुरु एंटरप्राइजेस हैज प्रोक्योर्ड सम रॉ मटेरियल, उसने जो है रॉ मटेरियल लिए थे कुछ एक्स लिमिटेड से, फॉर विच इट ओन्ड 25,000, ओड 25,000, इसके लिए उसने 25,000 का क्या लिया था, लोन वगैरह कुछ लिया था, लायबिलिटी मान। The said amount was directly paid by Y Limited, और Y Limited ने पे किया है इसके लिए, X की लाइबिलिटी थी, मतलब सप्लायर की लाइबिलिटी और रेसिपिएंट दे रहे हैं तो क्या होता है, क्या होता है फिर, और वो इंक्लूड नहीं था प्राइस ऑफ द गुड में, यानी 10 लाख के अंदर हमने ऐड नहीं कर रखी जी की लाइबिलिटी जो कि वाई ने दी, वाई ने अगर कुछ दिया है उसको क्या करेंगे हम, ऐड ऑन करते हैं, जो कि नहीं कर रखा तो हम ऐड कर देंगे भाई 25,000, कितने का था, 25 का था ना, ऐड कर दो भाई 25 के। लाइबिलिटी ऑफ अ सप्लायर इन रिलेशन टू अ सप्लाई बीइंग वैल्यूड अगर डिस्चार्ज करती है बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू, ओके। नाउ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई वाज डिलेड, डिले कर दी थी बाय वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड ने डिले कर दिया, पेमेंट दे बाद में दी, तो इंटरेस्ट अमाउंट लगा 20,000 का, लम सम एंड आल्सो चार्ज बाय द गुरु एंटरप्राइज वाज आल्सो चार्ज, 20,000 रुपए और लग गए इंटरेस्ट के, लमसम में 20,000 और लग गए चार्ज बाय द गुरु एंटरप्राइज। अब बताओ 20,000 रुपए लग गए हैं उसके, तो लमसम में, व्हाट इज लमसम, इकट्ठे, हाँ तो इकट्ठे लग गए तो 20,000 रुपए, अच्छा पहले तो 20,000 क्या होंगे, मतलब जो हम अगर अमाउंट इंटरेस्ट जो है डिलेड पेमेंट पे वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, पहले किसने दिए हैं, वाई लिमिटेड ने दिए, किसको दिए, सप्लायर को दिए हैं, क्या वो ऐड होगा, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि हम उसी प्राइस लिंक्ड है कंसिडरेशन दे रहे हैं एज अ वैल्यू, तो वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। लमसम में मतलब व्हाट इज लमसम, यहाँ पे लमसम क्या कहना चाह रहे हैं कि लमसम में दे दिया, इकट्ठे दे दिए 20,000, लमसम यहाँ पर ये कह रहा है इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें जीएसटी अमाउंट भी है, जीएसटी कितने का है, 12% का है, आईजीएसटी नहीं, मतलब 6%, सीजीएसटी 6%, वो इंक्लूडेड है इसके अंदर 20,000 में, तो 20,000 में आपका क्या इंक्लूड है, 12% भी है, यानी कि 112 है, हमें तो 100 चाहिए, ये 112% दे रखा है, 12% जीएसटी भी इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर, तो हमें 112 है तो हमें तो 100 चाहिए खाली,
कितना आ जाएगा इसका 17,857। ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट दिया है। या ये भी मार्क कर लो कि लमसम वाला भी इम्पोर्टेंट है, तो इससे ये ओवरऑल इसकी जो एडजस्टमेंट्स है 2-3 ये इंपॉर्टेंट, तो इसको मार्क ही कर लो एज इम्पोर्टेंट। LDR कर लो लास्ट रिवीजन के लिए, अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन लम सम, तो अमाउंट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो। क्योंकि ये इशारा किसी को समझ ही नहीं आता, लम सम बोलते हैं कि साल का एक बार भी जब भी होगा लम सम दे देंगे, हर महीने का नहीं जब भी उसने लेट दिया होगा। नहीं, लम सम यानी जीएसटी के साथ दे दिया, इकट्ठे दे दिया उसने, जीएसटी मिला के दे दिया। ठीक है, जीएसटी मिला के दे दिया, पहले तो हमें हटाना पड़ेगा, फिर वैल्यू ऑफ हमारी टैक्सेबल सप्लाई आएगी, फिर जब वैल्यू आएगी उस पर हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारा सोल्यूशन, प्राइस ऑफ गुड एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट 10 लाख का बेस ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया। सब्सिडी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? नॉन गवर्नमेंटल प्राइस लिंक सब्सिडी है, मस्ट बी इंक्लूडेड सिंस बेस प्राइस वाज फिक्स्ड आफ्टर द कंसीडरिंग सब्सिडी, तो वो एडेड बैक हो जाएगा। पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस क्या है, नील। तो चार्जेस फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर एट बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले देते हैं अगर तो वो इंक्लूडेड होता है, लेकिन पोस्ट डिलीवरी करते तो इंक्लूडिंग नहीं होता है। अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय द रिसिपिएंट ने डायरेक्टली दे दिया सप्लायर को, एक्स लिमिट को, तो 25,000 वो भी इंक्लूड हो जाएगा। सप्लायर की लायबिलिटी से डिस्चार्ज किए किसने, आर ने, रिसिपिएंट ने, नॉट इंक्लूडिंग द प्राइस है, तो इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। इंटरेस्ट और डिलेट क्या होगा 17,857। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मतलब रूल 232 क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज फॉर लेट पेमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी 8,507.14 था, 1/4 तो हम 7 पे जोड़ देंगे। हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितनी आ गई 1152 857। नाउ हम इसका 66% निकालेंगे तो हमें इतना इतना मिल जाएगा, राउंड ऑफ कर देना। 171.42 था, 171 171 आ जाएगा, 1.5 होता तो 172 आ जाता। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई इतनी। देखो अब ये मिस्टेक्स तो मैंने आपको तभी के तभी साथ साथ में बता दी है, ग्रॉस वगैरह नहीं करते, अब ये सब नहीं करते। ठीक है, टैक्सेस ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर्स पेड बाय द रिसिपिएंट, प्राइस लिंक, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी वो ऐड हो गए। टॉपिक बन रहा है देखो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और चार्ज ऑफ द लेट पेमेंट, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी वगैरह ग्रॉस वाली टॉपिक बन रहा है। इसे हम निमोनिक याद कर सकते हो, अगर नहीं हमने तो समझ तो आ ही गया होगा आपको, तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं है। टॉपिक टॉपिक वो निमोनिक वाला टॉपिक, ऐसे वाला टॉपिक। चलो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, एक्सक्लूड करते हैं, माइनस कर देते हैं, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 52E। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी और प्राइस लिंक्ड है, इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे क्योंकि प्राइस लिंक्ड है। नॉन गवर्नमेंटल है लेकिन प्राइस लिंक नहीं होती तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। प्री डिलीवरी एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, पोस्ट डिलीवरी को एक्सक्लूड कर देते हैं, डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट पेनल्टी को भी हम इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस अप वाले को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लोगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से हो जाएगा, समझ लोगे तो। ओके, 2A नाउ क्वेश्चन है, केशव अ रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। वो किससे रिलेटेड सर्विसेज देता है, एजुकेशन से, अक्टूबर मंथ के लिए। क्या करना है, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कंप्यूट द वैल्यू। ओके, इसमें भी हमें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालनी है फॉर द अमाउंट, सॉरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं निकालनी, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू। तो जो एग्जाम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल है उनको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी पर्टिकुलर 1 क्या कह रहे हैं, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक टू गलगोतियन कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्स ऑफ बीबीए एमबीए बीकॉम और एमकॉम। क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है ना बेटा, एग्जाम नहीं है, खाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए अलाउड होता है, हायर सेकेंडरी के लिए not exempt. Why? Because the transportation services provided to an educational institution are exempt only if such institution provides क्या, preschool education और education up to higher secondary school। ठीक है, उससे ज्यादा कॉलेज मत पढ़ो।
हाथ पकड़ा है पूरा, आम मत पकड़ो। नो, नो मतलब क्या कि टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पे एग्जेम्पशन पूछी है, नहीं हमसे टैक्सेबल सप्लाईज पूछे, यानी 2.5 लाख इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये हमारे टैक्सेबल आएगा। ऑनलाइन मंथली मैगजीन, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि देख लो भाई एग्जाम्प्ट पूछे तो कहीं इसमें फिर अब एग्जाम्प्ट में क्या बोलते हैं इसको, ऐड कर दो, ऐसा नहीं कर रहा। और यहाँ पे हमें एग्जाम्पशन नहीं पूछी है, हमसे क्या पूछा, टैक्सेबल सप्लाई, तो ये मत करके दिखा देना कि इसको ऐड ना करो कि एग्जाम्पशन नहीं है। तो ये भी देख के चलना पूछा कैसे, तभी लास्ट पे फिर पढ़ लो कि पूछा क्या है। यहाँ पे हमें क्या पूछा था कि एग्जाम्पशन नहीं है जिसमें वो हमें करना है, टैक्सेबल को करना है, टैक्सेबल को करना है, नहीं इंक्लूड करोगे आप वैल्यू में। अच्छा, अब है ऑनलाइन मंथली मैगजीन। ऑनलाइन हमें मंथली मैगजीन मिल रही है, आर्टिकल्स कैन अपडेटेड इन द लॉ टू द स्टूडेंट्स ऑफ द परीक्षा लॉ कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्स ऑफ एलएलबी एंड एलएलएम। बताओ, अगर आपको सर्विसेज मिल रही है ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स की, और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। Services of supply of online educational journals provided to educational institution providing qualification recognized by law. लॉ ने जिसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये नहीं कि लॉ वाले यहाँ पे एलएलबी एलएलएम की बात कर रखे थे इसलिए लॉ ने रिकॉग्नाइज कर रखा, तो यहाँ पे नहीं, अगर बीकॉम ऑनर्स होते तब भी हो सकता था, वो भी एग्जाम्पल होता। ठीक है, चलो। हाउस कीपिंग सर्विसेज टू करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहे हो, मतलब एक तरीके से साफ सफाई का अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे रहे हो तो। नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रखा है, करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, टैक्सेबल होगा। सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हो हैप्पी हायर एजुकेशनल स्कूल्स को, फॉर सिक्योरिटी इन द स्कूल प्रीमाइस, स्कूल प्रेमिसेस में है, सिक्योरिटी दे रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो, हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए है वो, तो क्या हो जाएगा वो सर्विसेज अगर हम दे रहे हैं। सर्विस सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर एग्जाम, क्योंकि सर सर्विसेज परफॉर्म इन द प्रीमाइस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर वो बाहर होता, लेकिन इवेंट बाहर अगर ऑर्गेनाइज करते तो फिर वो आ जाता, टैक्सेबल हो जाता। अभी क्या है, एग्जाम्प्ट है। Now services of providing breakfast, lunch, dinner to students of Ayushman Medical College offering degree courses recognized by the law in the medical field. लॉ ने रिकग्नाइज कर रखा है, तो हाँ 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 ये तो एग्जाम्प्ट होगा। बट किस चीज़ की सर्विस दे रहे हो, केटरिंग सर्विसेज दे रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। क्या ये हायर सीनियर सेकेंडरी को दे रहे हो आप, नहीं, कॉलेज को दे रहे हो, कॉलेज को दे रहे हो, विच मीन्स catering services provided to an educational institutions are exempt only if such institution provides preschool education or education up to higher secondary school. Okay, देखो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज गलगोटिन कॉलेज को टैक्सेबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आर exempt only if provide an educational institution provided preschool education या फिर education up to higher secondary school कैटेगरी A for higher education degree, कैटेगरी B ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नॉट एग्जाम। ठीक है, ऑनलाइन मंथली मैगजीन मिल रही है, एग्जाम सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम होती है बाय द लॉ इज स्पेसिफिकली एग्जाम अंडर एंट्री जो भी दे रखी है। 66 housing services to career coaching 50,000 taxable, coaching institute does not grant any qualification recognized by law and is not educational institution under GST law, तो नो एग्जेम्पशन अप्लाई। सिक्योरिटी सर्विस टू हायर सेकेंडरी स्कूल दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज नहीं थी इसलिए ओके नील। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहे हो, प्रमाइज में दे रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हायर सेकेंडरी तक है। केटरिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट्स, तो वो प्रोवाइडेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो हम किसको दे रहे हैं, कॉलेज वाले बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए ओनली प्रोवाइडेड टू एजुकेशन, तभी वो एग्जाम्प्ट होता है। कॉलेजेस के लिए एग्जाम नहीं होता तो टोटल आपका 880 आ जाएगा।
यहाँ पे भी हमें क्या वो निकालना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं है हमसे, खाली वैल्यू टैक्सेबल सप्लाईज पूछी। School gets all 5 inward exemptions: transport को, catering, security, admission, online generals. कॉलेज को खाली एक मिलती है inward exemption, online generals और periodicals की। कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो 0 exemption मिलती है। ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 2 भी, चंपक लिमिटेड अवेल्स लीगल सर्विसेज फ्रॉम अ फर्म ऑफ एडवोकेट। ठीक है, उसको क्या सर्विसेज ली है उसने? फर्म से ली है। The firm issues invoice for the services to Champak Limited on 17th Feb. कब दे रहा है? 17th Feb को दे रहा है invoice firm. However, Champak Limited is not happy with the service. Services के लिए happy नहीं थी. Legal case not handled by the firm in a professional manner. Professional manner में नहीं किया था. It resulted in the company losing the case. जिसकी वजह केस वो हार गई. Company delayed the payment. Company ने जो है जो Champak Limited है उसने payment देर से दी to the firm and finally made the payment on 3rd November. तो इसलिए उसने payment कब करी? 3rd November को. डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई हमें बतानी है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस, कौन सी सर्विस? आरसीएम है, फॉरवर्ड चार्ज है? आरसीएम लगेगी ना। तो बताओ, रिवर्स चार्ज के लिए सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या होता है? अर्लियर ऑफ क्या? डेट ऑफ पेमेंट, जब आपने पेमेंट की तब, या फिर 61st डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, क्या डेट ऑफ पेमेंट क्या है आपकी? 3rd नवंबर। और 61st डे कब है आपका? इशू जब की थी इनवॉइस 17 फेब को, 61st डे क्या होगा? फेब है ना। तो क्या हम 28 डेज मान के चल रहे हैं इसको? तो कितना आएगा 61st डे आपका? 19th ऑफ अप्रैल। बता दो जरा, तीनों दोनों में से कौन सा चलती है? 19th अप्रैल, वही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आरसीएम में जब करते हैं तो 61st डे देखते हैं, डेट ऑफ इशू का और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से जो भी जल्दी है। तो देखो, लीगल सर्विसेज है, सप्लाई कर रहा है फॉर्म एडवोकेट्स को, बिजनेस एंटिटी को, और सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नोटिफिकेशन दे रखी है, पेबल बाय द रिसिपिएंट चंपक लिमिटेड। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम क्या है? इनके सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्लेक्सिबल अंडर आरसीएम। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होएगा? डेट ऑफ पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑफ डेबिट। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट में भी डेट ऑफ पेमेंट को अर्लियर का मानते हैं कि जब बुक्स में एंटर हुआ तब, असली में जब मिला तब, यहाँ पर जब बैंक से डेबिट हुआ तब। whichever is early। तो यहाँ पे एक ही दे रखा, तो हम इतना लिखने का डिटेल में जरूरत नहीं, डेट ऑफ पेमेंट लिख देंगे चल जाएगा। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, यहाँ पर हम ले सकते हैं 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच इज 17 फरवरी का 61st डे। देखो 28 डेज ये माइनस 17 करेंगे, 11 डेज आ रहा है। ठीक है, 11 डेज ये 31st डे मार्च के, 18 डेज ऑफ अप्रैल, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 19th अप्रैल आएगा। फिर फॉलोइंग डे बोला था, 19th अप्रैल आ गया, तो इसलिए 3rd नवंबर या 19th अप्रैल। ऐसे ही हमें कैलकुलेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन जस्ट समझाने के लिए, तो इसलिए 19th अप्रैल आपका जो है टीओएस आ जाएगा। ठीक है, 60 डेज को ढंग से कैलकुलेट कर लेना। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि कहीं इसमें ही गलती ना कर दो। और 18th अप्रैल नहीं आएगा, 19th अप्रैल आएगा, इसमें भी गलती कर दे। 61st डे मानेंगे। Now question number 3A. Mr. Jagmak is a registered dealer in Kerala. Okay. Paying tax on a composition levy. Composition levy में दे रहा है from the 1st April. However, he opts to pay tax on regular scheme. Regular tax में दे रहा है 1st December. So he is liable to file GSTR 4 for the said financial year during which he opted out of the composition scheme. बताओ, क्या वो लाइबल होगा GSTR 4 भरने के लिए जब उसने कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट हुआ? बताओ। Why? Why? When a taxpayer opts
to withdraw from the composition scheme, he has to file GSTR4 for the period for which he has paid tax under composition scheme. अगर वो composition scheme से बाहर निकलना चाह रहा है, withdraw कर रहा है, बेटा बताओ कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, हमने इतना टैक्स पे किया, तो आप किस में बताते हो? GSTR4 में बताते हो। उसको कब तक आप भर सकते हो? 30th अप्रैल फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 30 अप्रैल तक आपको बताना होता है भाई कि हम कंपोजिशन स्कीम में दे रहे थे, इतना टैक्स दिया है हमने GSTR4 में। ठीक है, इससे इसको देना है और 1 दिसंबर को ऑप्ट आउट हुआ है, तो यानी कि उसके जो है 30 अप्रैल तक उसको बताना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। Every registered person paying tax under composition levy under section 10 is required to furnish an annual return form GSTR4। GSTR4 annual return उसको भरनी पड़ेगी for every financial year or part thereof। Opting out mid year, अगर बीच में वो आता है where a taxpayer opts out composition scheme mid year, he pays tax under the regular scheme from the date onwards। उस डेट तक वो रेगुलर स्कीम में दे सकता है, लेकिन पीरियड ड्यूरिंग विच ही हैज पेड अंडर कमर्शियल लेवल, लेकिन जिस तक जो 30 नवंबर तक था तो उस तक उसको फाइल करना चाहिए GSTR4। ड्यू डेट क्या? 30 अप्रैल द फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसलिए जगमग को लाइबल है फाइल करने के लिए GSTR4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर द फर्स्ट फॉर द पीरियड ऑफ from 1st April to 30th November, during which he has paid tax to the under the composition levy। Okay, now 3A2 second part 2 marks का है। Mrs. Gargi, a registered dealer in Rajasthan, did not file GSTR3B for the month of June। उसने जून के लिए 3B नहीं भरा, but she wants to file 3B जुलाई के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, जुलाई के लिए वो भर सकती है, भरना चाह रही है। क्या वो भर सकती है? उसने पिछले मंथ का 3B भरा नहीं है, अगले मंथ का 3B चाह रही है कि भाई भर जाए, ये भर दूं मैं। इसका दिमाग सटक गया, नहीं भर सकती। A registered person is not allowed to furnish a return for a tax period अगर return for any of the previous tax period has not been furnished by him or her। तो इसलिए गार्गी cannot file GSTR3B for July if she has not filed GSTR3B for the preceding month, here June। 39(10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for the tax period if the return for any of the previous tax period has not been furnished by him। Sequential filing क्या है? GSTR portal enforces mandatory sequential filing of the month return form GSTR3B में a taxpayer cannot skip a pending tax period return and file a subsequent tax period return। पहले पिछले का भरो फिर अगले का भरना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। मिसेस गार्गी कैन नॉट फॉर्म GSTR3B फॉर द जुलाई विदाउट फर्स्ट फाइलिंग फॉर्म GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ ऑफ द जून। पहले उसका भरो जी। 3B कैन अ CA बिकम GSTR प्रैक्टिशनर? जिसका GSTP बन सकता है वो GSTP बन सकता है क्या CA जो प्रैक्टिस में है? बताओ। यस ही कैन, पर उसके लिए ना वो होती है कंडीशन कि उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एनरोल करना पड़ेगा GSTP के लिए। क्या एनरोल करना पड़ेगा प्रैक्टिशनर बनने के लिए? अब वो जो एनरोलमेंट अप्रूव होगी ना उसी के बाद वो GSTP बन सकता है। ये नहीं है कि अगर आप CA बन गए, आपके पास COP है, COP पता नहीं क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि अगर आपके पास COP है तो आप GSTP कर सकते हो काम GSTP का। नहीं, आपको पहले एनरोलमेंट करानी पड़ेगी GST पोर्टल पे जाकर। पोर्टल पे जाकर आपको एनरोलमेंट कराई, आपको अप्रूवल मिल गया कि यस यू हैव बिकम नाउ, तो फिर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम अ GSTP। However, holding a COP as a CA and having a GST registration does not imply कि अब CA जो है वो GST practitioner बन सकता है। ठीक है, GST का registration भी हो गया तब भी नहीं। First, for becoming a GSTP, you have to do what? Follow the enrollment process of GSTP as provided in the GST law. Only upon approval of such enrollment, then a CA can represent himself as GSTP. So yes, a chartered accountant can become GSTP. Section 48 provides for the enrollment GST practitioner to assist
टैक्सेबल पर्सन इन जीएसटी कंप्लायंस, कि आप उसको असिस्ट कर सको। ठीक है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग अ वैलिड COP certificate of practice or who has passed the CA final examination conducted by ICAI is qualified to apply for enrollment as GSTP। ठीक है, जो सीए फाइनल पास कर चुका है या जो सीए बन चुका है, जिसको मिल चुकी है डिग्री सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग जनरल कंडीशंस, क्या वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, मस्ट बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, दिमाग से ठीक होना चाहिए, मस्ट नॉट हैव बीन एजुकेटेड एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, उसको इंसॉल्वेंट नहीं कहलाना चाहिए, मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, उसको कन्विक्ट नहीं करे कोई भी कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, जिसको जेल ना हुई हो 2 साल या उससे ज्यादा, 2 साल से कम की होगी तो चलेगा, हाँ चलेगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड बाय द कंप्लीट कोर्ट नहीं होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो आप जीएसटी बन सकते हो। जीएसटी भी तभी बनोगे, ये नहीं है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या सीओपी है तो आप बन सकते हो, नहीं, पहले एनरोलमेंट कराओ, आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगा, देन यू कैन बिकम जीएसटीपी। देखो, सीए मस्ट हैव एन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जीएसटी पीसीटी, ठीक है, 1 में ऑन द कॉमन पोर्टल पे, फिर अपॉन वेरिफिकेशन ऑथराइज ऑफिसर जो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देता है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो देखो फर्निश डिटेल्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज जीएसटी 1 में, आईएफएफ में, जीएसटी 3 में, ठीक है, फिर फर्निश करोगे मंथली क्वार्टरली एनुअल रिटर्न, और देखो फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं जीएसटी में, क्या क्या कर सकते हैं आप, दूसरों की जीएसटीआर भर सकते हो, अब मंथली क्वार्टरली एनुअल रिटर्न भर सकते हो, आप क्रेडिट डिपॉजिट कर सकते हो ईसीएल में, ईसीएल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वगैरह में आप क्रेडिट डिपॉजिट कर सकते हो, फाइल क्लेम्स कर सकते हो रिफंड के लिए, फाइल एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो सीए ये कर सकता है। फर्स्ट यू शुड गेट अ enrollment and approval of enrollment in GST portal for GSTP। अब आप बोलोगे कि अगर मतलब हमने सीए फाउंडेशन क्लियर कर रखा है तो हम बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री होल्ड कर रखी है फिर आप अप्लाई करो तो येस यू कैन, ठीक है, लेकिन किस में ग्रेजुएट, किसी में भी नहीं, डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, हमने बीकॉम कर रखा हो तब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, और वो भी किससे, रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो आप एजुकेशन की तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। और कौन बन सकता है, प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, जैसे कि सीए है, सीएमए है या सीएस है, वो भी बन सकते हैं। और कौन बन सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, ओके, तो आपको ये याद करना है, इतना से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर 5 मार्कर है क्या, तो इतना मतलब आप अगर ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, और ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, ये नहीं, ये लिखना ही लिखना है, ओके, और ये भी लिखना है कि आपको जो है एप्लीकेशन डालनी है और ऑथराइज करेंगे, फॉर्म याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो इट्स ओके, बाकी ये भी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो इट्स ओके, और सेम फॉर दिस, ये इसके फंक्शंस क्या है, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, जो जी देखो मंथली क्वार्टरली एनुअल आप रिटर्न भर सकते हो, क्या ही करेगा जीएसटी, यही सब करेगा, ईसीएल में आप वो कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, ये सब कर सकते हो, नॉर्मल जीएसटी के काम होते हैं जो आप पढ़ते हो, वो फंक्शंस है उसके, कि पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस, आपको पता होना चाहिए, बेशक आप ये क्वेश्चन तो उसमें ना लिखो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया तो इसलिए चलो नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस पूछा आपसे कि पीओएस क्या होगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, एक दिल्ली में हो रहा है, एक मुंबई में हो रहा है, एक क्या बोलते हैं नेपाल से गए, नेपाल गए में भी, मान लो केरला में हो रहा है, एक आपका गुजरात में हो रहा है, एक आपका एमपी में हो रहा है, एक आपका राजस्थान में हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अब इसमें आ जाता है कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है, अगर तो देखो इवेंट हो रहा है, इफ द recipient of the service is registered, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सच पर्सन कौन, आपका रिसिपिएंट, लेकिन अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जहां पर इवेंट हो रहा है, अब अगर मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, और हमने कंसोलिडेटेड अमाउंट लिया, ये नहीं कि दिल्ली के इतने बन रहे हैं, मुंबई के इतने बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमने कंसोलिडेटेड अमाउंट लिया है कि टोटल मिला के जो है 6 करोड़ बन रहे हैं, अब प्लेस ऑफ सप्लाई तो हमें पता चल गई, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी फिर, अलग अलग जगह की, हम लेंगे
प्रपोर्शन किस चीज का? वैल्यू फॉर सर्विस का, जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में है, ठीक है, कि दिल्ली का इतना, उसका इतना, उसके हिसाब से हम प्रपोर्शन कर लेंगे। पर अभी मेरा क्या सवाल है कि अगर वो कंसोलिडेटेड है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो फिर आप क्या करोगे? देन यू विल कंप्यूट इट अकॉर्डिंग टू GAAP। अब GAAP क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। मैंने क्या बोला? अगर रिसिपिएंट आपका क्या है, रजिस्टर्ड है, तो फिर इसी की आ जाएगी, जहाँ पे भी ये रजिस्टर्ड होगा वो। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो जहाँ पे इवेंट हुआ वो, ठीक है, मान लिया जहाँ पे इवेंट हुआ। अब कितना मानेंगे, किस प्रोपोर्शन में मानेंगे? अगर मल्टीपल स्टेट्स है तो मान लो मेरे 5 स्टेट्स है, 1-1 करोड़ सबसे ले रही हूँ, तो इस प्रोपोर्शन में हम मान लेंगे POS। लेकिन अगर ये लिख रखा है मैंने टोटल 5 करोड़, ठीक है, मैंने कितना लिख रखा है? 5 करोड़ लिख रखा है, और मैंने बताया नहीं है इंडिविजुअली कि किसका कितना बन रहा है। हो सकता है इसका 65 हो, इसका 2 करोड़ कुछ हो, जरूरी नहीं है इक्वल हो। फिर आप क्या करोगे? फिर आप यूज करोगे GAA, ठीक है। देखो, Section 12(7) governs the place of supply of the services provided by way of organization of the culture, artistic, sporting, educational, scientific, financial, or entertainment events, or supply of services in relation to the conference, fair, exhibition, celebration, या कोई भी event हो रहा हो उसमें। तो where the event management services are provided to a registered person, the place of supply की हो जाएगी location of the registered person, regardless कहाँ पे event हुआ। लेकिन अगर वो registered नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा जनरल रूल क्या होता है कि एक्चुअली जहाँ पे हुआ है वहाँ पर। लेकिन अगर इवेंट जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में, यूटीज में हुआ है, तो इवेंट अगर एक से ज्यादा में हुआ है और कंसोलिडेटेड अमाउंट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज बीइंग ईच ऑफ स्टेट या यूटी के प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द सर्विस डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन अप हुआ है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एब्सेंट है, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ द सर्विस इन ईच एसटी वो जो है कंप्यूट करेंगे इन अकॉर्डिंग टू रूल 5 ऑफ एचजीएसटी रूल, जो कि क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज, वेन्यू, एरियाज या स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आप सीधा ये लिख दोगे इन अकॉर्डेंस विद GAAP, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कि कितने दिन कहाँ पे हुआ, या वेन्यू एरिया क्या था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, तो वो GAAP में आ, ठीक है। नाउ 4A का अल्टरनेटिव जो है, सर्विसेज प्रोवाइड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। 12AB में जो रजिस्टर्ड है उसने एंटिटी ने क्या दिया है? सर्विसेज दिया है इनकम टैक्स के। आर एग्जाम फ्रॉम GST इफ सच सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, अगर वो जो सर्विसेज है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के थ्रू दी हो। इलैबोरेट ऑन चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज बतानी है। ये आपके शायद पहले भी था, और इसको आप कर लो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल है, इसलिए, मतलब मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क किया गया, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, आपको नॉलेज होएगी, आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी एक बार ये डाल लो इम्पोर्टेंट। चैरिटेबल एक्टिविटीज, क्योंकि नहीं ध्यान रहता है, वैसे ईजी है। चैरिटेबल एक्टिविटीज में आपका क्या क्या आ सकता है, खुद ही सोचो। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपका क्या क्या आएगा? इल पर्सन, जैसे कि फिजिकल, सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी है जिसकी, मेंटल हो चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी आ रही है। पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस, जैसे कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स, एल्कोहल, और HIV एंड एड्स के बारे में, और प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस पब्लिक के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। और क्या हो सकता है पब्लिक हेल्थ के अलावा? रिलीजन पे आते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं, योगा पे आते हैं, और अगर कुछ पढ़ाई पे आए तो स्किल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। जैसे कि किसको दे रहे हैं? अगर हम ओल्ड में 65 उससे ज्यादा, लेकिन वो क्या होने चाहिए? रूरल एरिया में होनी चाहिए। या फिर हम प्रिजनर्स को दे रहे हैं अगर, ठीक है, या फिर फिजिकल और मेंटली अब्यूज ट्रॉमेटाइज पर्सन को दे रहे हैं, अबैंडेड ऑर्फन्ड होमलेस चिल्ड्रन को दे रहे हैं, ठीक है, ये सब। और अब लिखो तो इन्वायरमेंट में अगर हम वाटर शेड बना रहे हैं, फॉरेस्ट को देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की हेल्प कर रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंट में प्रिजर्वेशन वगैरह कर रहे हैं, तो वो सब आते हैं हमारी चैरिटेबल एक्टिविटीज। हमने क्या बोल दिया? स्पिरिचुअल में भी ले गए हम, योगा रिलीजन में भी ले गए, हमने पढ़ाई का भी देख लिया, हमने हेल्थ सेक्टर का भी देख लिया, हम एनवायरमेंट के लिए भी देख लिया, ठीक है। तो देखो, services provided by an entity registered under Section 12AB of the Income Tax 1961 by way of charitable activities are exempt. क्या है वो? exempt है। Exhaustive definition क्या है हमारी? Inclusive नहीं है, exhaustive है। Public health by way of care of counseling of terminally ill or person with severe physical or mental disability.
Person affected with HIV or AIDS, person addicted to the dependence forming substances such as narcotics, drugs, alcohol, या फिर public awareness of preventive health, family planning, prevention of HIV infection, उसकी prevention। देखो HIV में जो प्रिवेंट करना और फिर अगर वो इफेक्ट है तो वो टर्मिनली इल है, फिजिकल और मेंटल, और क्या है डिपेंडेंट फॉर्मिंग सब्सटेंस पे है वो, मतलब ड्रग्स वगैरह लेना उसमें दिक्कत आ रही है, जो एडिक्ट हो चुका है उसके लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, फैमिली प्लानिंग में ध्यान देना उसके लिए। नाउ एडवांसमेंट कर रहे हो आप रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में और योगा में, उसके लिए आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी हो सकती है। और एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, किसको किसको दे रहे हैं, एबेंडेंट को दे रहे हैं, ऑर्फन को दे रहे हैं, होमलेस चिल्ड्रन को दे रहे हैं, प्रिजनर्स को दे रहे हैं, फिजिकली मेंटली जो अब्यूज है उनको दे रहे हैं, ट्रॉमेटाइज पर्सन को दे रहे हैं, या फिर पर्सन जो एज 65 ईयर से ऊपर है लेकिन वो रूरल एरिया में, अर्बन यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर देते हो कि अगर यहाँ पे सपोज अर्बन आ जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी ना, अर्बन नहीं आएगा यहाँ पे, रूरल आएगा, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये सब देख सकते हो, ठीक है। निमोनिक देख लो, प्रेप। 4B, list the details of outward supplies which can be furnished using invoice furnishing facility, IFF। सबसे पहले तो IFF क्या होता है? IFF होता है आपका इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिससे हम इनवॉइस को फर्निश कर सकते हैं। अब आपको बताना है क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगी आउटवर्ड सप्लाईज में जो हम फर्निश करते हैं IFF में, क्या चाहिए होगी खुद ही सोचो। आउटवर्ड सप्लाई है, सबसे पहले जो हमने सर्विस करी है, ये सप्लाई करी है सर्विस की या गुड्स की, वो हमने इनवर्ड इनवर्ड कह रही हूँ, इंटर स्टेट करी है या इंट्रा स्टेट करी है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, ये आ जाते हैं बस। देखो, a registered person opting for the quarterly return monthly payment, QRMP scheme में जो quarterly return monthly payment scheme can furnish details of the output supplies for the first and second month of the quarter using IFF। कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन जिसने QRMP स्कीम ले रखी हो, जो आउटवर्ड सप्लाई दे रहा हो फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए वो क्या कर सकता है? IFF कर सकता है। IFF में क्या है? B2B इनवॉइस, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन को जो दे रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन है, ध्यान रखना, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट नोट if any issued during the month of such B2B invoices issued previously। maximum value limit क्या है allowed per month for IFF is 50 lakhs, कितना है? 50 लाख है। फर्स्ट टू 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ जब खुला रहता है, जैसे अप्रैल के लिए तो फर्स्ट टू 13th ऑफ मई तक होगा वो, ठीक है। याद रखना IFF फॉर QRMP स्कीम वालों के लिए है, फर्स्ट सेकेंड मंथ के क्वार्टर के लिए है, और वो भी B2B इनवॉइसेस के लिए, इंटर इंट्रा रजिस्टर्ड पर्सन एंड डेबिट क्रेडिट नोट फॉर द अबव ओनली। और 50 लाख तक मैक्सिमम होता है, ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं। What are the commodities which have been kept outside the purview of GST? कौन सी commodities को GST से बाहर ही रखा हुआ है? Status of taxation of such commodity after the introduction of GST। ये तो याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए, इतनी बारी आपने पढ़ लिया होगा ये चैप्टर नंबर 1 में। बताओ कौन सी GST के purview से बाहर होती है commodities? GST का किस पे लगता है? द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और पेट्रोल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से थे? मोटर स्पिरिट पेट्रोल, पेट्रोल क्रूड, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल और नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हम इसको ATVF लिखते हैं, है ना, ATF लिखते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल हैव टेम्पररी बीन केप्ट आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ द GST। तो ये 5, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, constitutional exclusion excluded from definition of GST under article 366 12A for the constitution of India। इसको तो बाहर रख रखे हैं। करंट टैक्सेबल स्टेटस क्या? आउटसाइड GST परमानेंटली, अभी तक परमानेंटली, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकती तब तक। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है ऑन मैन्युफैक्चर, और स्टेट वैट और GST लगता है सेल्स पे। क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे, वैट सेंट्रल, सेल्स टैक्स लगता है सेल्स पे। उसके बाद 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कौन कौन से कवर्ड कमोडिटीज क्या है? पेट्रोल, क्रूड, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, HSD को बोलते हैं मोटर स्पीड पेट्रोल, और नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ADF।
इनका करंट टैक्सेशन स्टेटस के टेम्परली केट आउट ऑफ द जीएसटी, जीएसटी लेवी हो जाएगा ऑन द फॉर्म फ्रॉम द डेट जब भी नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। करंटली जो है टैक्स अंडर क्या सीएसटी और वही यही इसका सेम स्टेट वैट। Constitution defining the GST the tax on supply of goods and services are both, except supply of alcoholic liquor for the human consumption. Therefore, alcohol for the human consumption is cut out of the GST by way of definition of the GST in the Constitution. So, petroleum products कौन से हैं? Petrol, crude, motor spirit petrol, high speed diesel, natural gas, aviation turbine fuel have temporarily been kept out of the purview of the GST. GST Council shall decide the date from which they shall be included in the GST. Erstwhile टैक्सेशन सिस्टम कौन सा लगता है? सीएसटी, वैट एंड सेंट्रल एक्साइज स्टिल कंटिन्यूस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड कमोडिटीज। ओके ओके नाउ deemed supply without consideration free supply to a related person distinct person in the business course is supply। business course में किसको क्या कहेंगे? supply कहेंगे। children are always family members, sibling parents only if dependent है, brother in law never है, brother in law sister in law नहीं माने जाएंगे। composite means composite naturally bundled plus principal rate लगता है, mix में unnaturally bundled single price लगता है highest rate का। RCM और renting dwellings क्या होता है? RCM applies only if tenant is a registered person। if tenant is unregistered forward charge apply करेगा। commercial use of residential dwelling is always taxable। value under section 15 क्या है? income tax TCS is not added to the GST value। non government subsidies are added only if directly linked to the price। delayed payment हो जाता है। interest is always closed out। interest into 100 upon 100 plus rate जो भी है। पोस्ट डिलीवरी चार्ज क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर डिलीवरी आर नॉट एडेड अंडर सेक्शन दिस। प्री डिलीवरी जो होते हैं वो ऐड करते हैं हम। मैंडेटरी रूल क्या है? 0% आईटीसी इफ द सप्लायर इनवॉइस इज मिसिंग जीएसटी और 2B में। नो प्रोविजनल क्रेडिट अलाउंस। ब्लॉक क्रेडिट के होते हैं मोटर व्हीकल के, अगर जो है 13 है उससे कम है तो ब्लॉक हो जाते हैं, 13 से ज़्यादा है तब भी हम एलिजिबल करते हैं। और गुड्स व्हीकल क्या एलिजिबल रहेगी? डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले तब वो फिर आईटीसी नील हो जाती है। क्लब मेंबरशिप में क्या बोलते हैं? हम स्पेसिफिकली ब्लॉक रखा है, अगर मैंडेटरी नहीं कर रखा, ऑब्लिगेशन नहीं है तो। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल क्या है? 30 डे रूल मानेंगे, अप्लाइड विद इन 30 डेज। तो इफेक्टिव डेट मान लेते हैं, अगर डेट थ्रेशोल्ड की क्रॉस हो गई अप्लाइड 30 डेज तो इफेक्टिव डेट कौन सी हो जाती है? जब ग्रांट किया गया तब। टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम का क्या होता है? अर्लियर पेमेंट डेट और 31st डे। आरसीएम प्लस सर्विस दे रहे अगर हम तो। सिक्वेंशियल फाइलिंग रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? कैन नॉट फाइल जुलाई अगर जीएसटी 3B बिना फाइल करे जीएसटी 3B जून के लिए अगले महीने के लिए नहीं होता है। जीएसटी फॉर कंपोजिट ऑप्ट आउट हो जाता है तो आपको करना पड़ता है। टैक्स पेयर ऑप्टिंग आउट ऑफ द मिड ईयर तब भी फाइल हमें करना पड़ेगा कंपोजिशन को 30 अप्रैल तक, फाइनेंशियल ईयर एंड तक। फॉलोइंग प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मल्टी स्टेट इवेंट्स में क्या होता है? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, अगर अनरजिस्टर्ड है लोकेशन वेयर इवेंट हेल्ड अपोर्शन अंडर रूल 5 इफ मल्टी स्टेट होता है इवेंट तो। एजुकेशनल सर्विसेज एग्जाम्पल मिलती है ट्रांसपोर्ट के लिए, केटरिंग के लिए, सिक्योरिटी एग्जाम्पशन अप्लाई ओनली टू प्री स्कूल या स्कूल क्लास 12 तक के लिए, वही हायर सीनियर सेकेंडरी। कॉलेजेस के लिए एग्जाम्पशन खाली ऑनलाइन जर्नल्स के लिए मिलती है। नॉन जीएसटी फूड्स कौन से होते हैं? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन कॉन्स्टिट्यूशनली आउट ऑफ दी आर्टिकल 366 वाले, और स्टेट एक्साइज और वैट लगता है। पेट्रोल प्रोडक्ट जो होते हैं 5 टेम्पोरली आउट कर रखा है। सीएस हमारा सेंट्रल एक्साइज और वैट लगता है, ठीक है ओके।